हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे CIB BFM मॉड्यूल बी का यूनिट 13 ऑपरेशनल रिस्क एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम लोग ऑपरेशनल रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क देख लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशनल रिस्क होता क्या है? ऑपरेशनल रिस्क जो है, ऑपरेशनल रिस्क इज वन एरिया ऑफ रिस्क दैट इज फेस्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन सभी को ऑपरेशनल रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में फेस करना ही पड़ता है। मोर कॉम्प्लेक्स द ऑर्गेनाइजेशन इज मोर एक्सपोज इट वुड बी टू ऑपरेशनल रिस्क। तो ऑर्गेनाइजेशन जितना ही बड़ा, जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उसका ऑपरेशनल रिस्क जो है उतना ही बड़ा होगा। Operational risk would arise due to deviations from normal and planned functioning of system, procedure, technology and human failures of omission and commission। तो जो ऑपरेशनल रिस्क है वो किस किस चीज़ से अराइज हो सकता है? तो कोई भी फंक्शन फ्रेंड्स जो कि डेविएट करेगी किसी भी नॉर्मल कंडीशन में, और उसका जो कारण है वो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कोई सिस्टम का जो प्लान फंक्शनिंग है उसमें अगर कोई डेविएशन हो, किसी प्रोसीड्योर में कोई डेविएशन हो, टेक्नोलॉजी में हो, या फिर ह्यूमन जो लोग काम कर रहे हैं उनके किसी भी फेल्यूर ऑफ ओमिशन एंड कमीशन की वजह से जो भी रिस्क अराइज होगा उसको हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कहेंगे। तो रिजल्ट्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग आर रिफ्लेक्टेड इन द रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी डेविएशन होगा, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका जो सीधा सीधा इफेक्ट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू के, यानी कि उनके इनकम के ऊपर पड़ेगा। आइदर बाय वे ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस और बाय वे ऑफ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट वुड बी अदरवाइज फिजिबल। यानी कि वो लॉस किस किस चीज में हो सकता है? या तो उस लॉस की वजह से उनको ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ सकता है, या फिर जो अपॉर्चुनिटी उनको नॉर्मल कंडीशन में मिलने वाली थी और उसकी वजह से जो उसको फायदा होने वाला था वहां पे उसको वो नहीं मिल पाएगी, और उसका जो अपॉर्चुनिटी है उसका वो लॉस हो जाएगा। ऑपरेशनल रिस्क में ऑल्सो अराइज ड्यू टू इनहेरेंट फॉल्ट्स इन सिस्टम, प्रोसीड्योर एंड टेक्नोलॉजी। ऑपरेशनल रिस्क जो है फ्रेंड वो इनहेरेंट फॉल्ट्स इन सिस्टम, प्रोसीड्योर और टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि कोई परेशानी या कोई भी फॉल्ट जो है वो पहले से चली आ रही हो और उसी को फिर से कंटिन्यू कर दिया जाए, तो इससे जो अराइज होगा वो ऑपरेशनल रिस्क होगा। द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस, पीपल एंड सिस्टम्स और फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स। तो बेसल कमिटी जो थी फ्रेंड्स, उन्होंने ऑपरेशनल रिस्क का जो डेफिनेशन दिया है वो क्या है कि ऑपरेशनल रिस्क उस रिस्क को कहते हैं जो कि किसी भी इनएडिक्वेट या फेल्ड इंटरनल प्रोसेस या वहाँ के लोग या सिस्टम या किसी भी एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से अगर वहाँ कोई फेल्योर देखने को मिलता है या कुछ इनएडिक्वेसी देखने को मिलता है और उसकी वजह से जो लॉस ऑकर होगा उसको ही हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कहेंगे। Criticality of operational risk has been recognized in Basel II, which requires specific capital allocation accounting for operational risk। तो operational risk की जो criticality है वो Basel II में recognize की गई, जिसमें ये requirement समझा गया कि operational risk के accounting के लिए भी जो है capital allocation की ज़रूरत है। जैसे हम लोग क्रेडिट रिस्क में और मार्केट रिस्क में कैपिटल एलोकेशन करते थे, वैसे ऑपरेशनल रिस्क के भी कैपिटल एलोकेशन की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स ऑपरेशनल रिस्क का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ऑपरेशनल रिस्क जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। तो ऑपरेशनल रिस्क जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह देखने को मिलेगी। ऑपरेशनल रिस्क वेरी इन देयर कॉम्पोनेंट्स, हर कंपोनेंट जो है ऑपरेशनल रिस्क का वो अलग अलग होगा। जैसे हाई ऑकरेंस, लो वैल्यू रिस्क, ये भी हो सकता है कि किसी ऑपरेशनल रिस्क का जो ऑकरेंस है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका जो वैल्यू है, रिस्क का वैल्यू जो है वो कम है। और कुछ ऑपरेशनल रिस्क जो है उसका ऑकरेंस बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका ऑकरेंस जो है वो कम है लेकिन उसका जो रिस्क है वो ज़्यादा है। Operational risk is the organization continuously change, especially when an organization is undergoing changes। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल रिस्क जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अगर कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है
या उस कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी चेंजेस के लिए जा रही है, तो वहाँ पे ऑपरेशनल रिस्क जो है वो अराइज होता है। अभी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स कि अभी मोस्ट ऑफ द बैंक जो है वो मर्ज हो गए हैं, और आफ्टर मर्जर जो है माइग्रेशन जो है वो इन प्रोसेस है। तो आपको जो है वो बहुत सारे ऑपरेशनल रिस्क वहाँ पे देखने को मिलेंगे, कभी सिस्टम फेल्योर की वजह से, कभी इनएडिक्वेट ट्रेनिंग की वजह से, इनएडिक्वेट नॉलेज की वजह से, या स्टाफ फेल्योर की वजह से आपको ये सारे रिस्क जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये चेंजेस का यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो वहाँ पे भी ऑपरेशनल रिस्क जो है वो ऑकर होगा। अभी यहाँ पे फ्रेंड दे रहा है कि सेकेंड कंसल्टेटिव पेपर ऑफ बेसल 2, जो बेसल 2 का सेकेंड कंसल्टेटिव पेपर था, वहाँ पे ऑपरेशनल रिस्क जो है उसको दो चीज़ों के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। पहला क्या है? पहला है कॉज और दूसरा है इफेक्ट्स। तो सेकेंड कंसल्टेटिव पेपर ऑफ बेसल 2, ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड, इसको आप लोग याद रखिएगा कि सेकेंड कंसल्टेटिव पेपर ऑफ बेसल 2 में जो है वो कॉज और इफेक्ट के बेस पे ऑपरेशनल रिस्क को क्लासिफाई किया गया है। तो आइए देखते हैं कॉज बेस्ड और इफेक्ट बेस्ड क्या क्या है। तो कॉज बेस्ड जो है वो है पीपल ओरिएंटेड कॉजेज, यानी कि लोगों की वजह से अगर कोई ऑपरेशनल रिस्क अराइज होता है तो उसको हम लोग पीपल ओरिएंटेड कॉज बोलेंगे। तो ये लोगों की नेग्लिजेंसी की वजह से हो सकता है, इनकम्पिटेंसी की वजह से हो सकता है, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग की वजह से हो सकता है, या उनकी इंटीग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी अगर नहीं है तो उसकी वजह से हो सकता है, या कोई की पर्सन जो है वो अगर नहीं है तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट जो है प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड जो है फ्रेंड वो दो तरह का है, देखिए, एक है ट्रांजैक्शन बेस्ड और एक है ऑपरेशनल कंट्रोल बेस्ड। तो ट्रांजैक्शन बेस्ड जो है वो बिजनेस वॉल्यूम फ्लक्चुएशन अगर कुछ होती है तो उसकी वजह से अराइज होगा, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से अराइज होगा, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से अराइज होगा, या फिर कोई अगर मेजर चेंजेस हो रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसकी वजह से अराइज होगा। ठीक वैसे ही प्रोसेस ओरिएंटेड अगर ऑपरेशनल कंट्रोल बेस्ड है तो यहाँ पे इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, यानी कि जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनमें प्रॉपर वर्क एलोकेशन या जॉब एलोकेशन नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अगर इनएडिक्वेट है, लैक ऑफ मैनेजमेंट सुपरविजन, अगर उनका जो सुपरविजन है, जो सुपरवाइजर है, उनका जो मैनेजमेंट जो है वो मतलब एट पार नहीं है तो उसकी वजह से अराइज होगा। इनएडिक्वेट प्रोसीड्योर्स, अगर कोई इनएडिक्वेट प्रोसीड्योर है तो उसकी वजह से अराइज होगा। यानी कि ये सारी चीज़ें होने से फ्रेंड्स जो प्रोसेस है, प्रोसेस में प्रॉब्लम अराइज होगा किसी भी चीज़ का जब आप प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन बेस्ड में बिजनेस वॉल्यूम फ्लक्चुएशन, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेजर चेंजेस आएंगे। और ऑपरेशनल कंट्रोल बेस्ड में अगर इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है, लैक ऑफ मैनेजमेंट सुपरविजन है, या इनएडिक्वेट प्रोसीड्योर है तो उसकी वजह से आएंगे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कॉजेज। जैसा कि ये नाम से ही लग रहा है फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी की वजह से अगर कोई ऑपरेशनल रिस्क जो है वो अराइज होगा तो उसको हम लोग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कॉजेज कहेंगे। जैसे कि पुअर टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम, ऑब्सोलीट एप्लीकेशन, लैक ऑफ ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, पुअर डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। यानी कि टेक्नोलॉजी में अगर कोई कमी हो तो उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होगा वो हमारा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कॉज कहलाएगा। कॉज बेस्ड में लास्ट है एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉजेज मतलब जो बाहरी का कोई कारण हो उसकी वजह से अगर कोई ऑपरेशनल रिस्क अराइज हो तो उसको हम लोग एक्सटर्नल कॉज कहेंगे। जैसे नेचुरल डिजास्टर, कभी कोई बाढ़ हो गया, बारिश हो गया, या कोई भी ये हो गया नेचुरल डिजास्टर, भूकंप हो गया, तो उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होगा वो एक्सटर्नल कॉज ऑपरेशनल रिस्क होगा। ऑपरेशनल फेल्यूर ऑफ थर्ड पार्टी, ऑपरेशनल फेल्यूर थर्ड पार्टी, जैसे अभी मोस्ट ऑफ द बैंक जो है वो BSNL के लिंक के ऊपर काम करते हैं, तो अगर किसी दिन BSNL की लिंक चली जाती है तो उसकी वजह से जो है आपका पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो इफेक्टेड होता है। तो वही आपका ऑपरेशनल फेल्यूर ऑफ ए थर्ड पार्टी के एज एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। डिटोरिएटेड सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, या कोई डिटोरिएटेड सोशल या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उसकी वजह से भी जो रिस्क राइज होगा वो एक्सटर्नल कॉज में हम लोग इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है इफेक्ट बेस्ड। इफेक्ट बेस्ड में क्या क्या आ जाएगा? लीगल लाइबिलिटी, यानी कि लीगल लाइबिलिटी में जैसे हो गया हम लोग लोन डॉक्यूमेंटेशन करते हैं फ्रेम, तो वहाँ पे मान लीजिए कि किसी स्टाफ ने कोई गलत डॉक्यूमेंट ले लिया या कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया तो उसकी जो है लीगल लाइबिलिटी जो है वो फेल हो जाएगी, तो इसी को हम लोग इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशनल रिस्क वहाँ पे अराइज हो जाएगा। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस एंड टैक्सेशन पेनल्टीज,
बैंकों को जो भी रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस फॉलो करने हैं या टैक्स पेमेंट जो है वो सही टाइम पे करनी है और वो नहीं होती है, इसकी वजह से बैंकों के ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाती है। तो ये सारे जो रिस्क हैं वो इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशनल रिस्क में कैटेगराइज्ड हैं। फिर तीसरा है लॉस और डैमेज टू एसेट्स। अगर बैंक का कोई एसेट है उसमें कोई लॉस या डैमेज हो गया तो उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होगा उसको इफेक्ट बेस्ड बोलेंगे। फिर है रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट है लॉस ऑफ रिकोर्स और राइट डाउन। अभी नेक्स्ट बोल रहा है फ्रेंड्स कि हाउ एवर द थर्ड कंसल्टेटिव पेपर, जो कॉज बेस्ड और इफेक्ट बेस्ड था वो सेकेंड कंसल्टेटिव पेपर ऑफ बेसिल 2 में कैटेगराइज किया गया था, और जो बेसिल 2 का थर्ड कंसल्टेटिव पेपर था वहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन दिया गया ऑपरेशनल रिस्क का, जो कि था इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन हो गया इंटरनल फ्रॉड, एक्सटर्नल फ्रॉड, employment practices and workplace safety, client products and business practices, damage to physical assets, business disruptions and system failures, execution, delivery and process management। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं ये सारे क्या है। तो ऑपरेशनल रिस्क जो है वो क्लासिफिकेशन इवेंट टाइप में जो है उसको कैसे कैसे दिया गया, चलिए देखते हैं। पहला है इंटरनल फ्रॉड। तो इंटरनल फ्रॉड का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि जैसे कोई हमारा कोई अगर रिस्क अराइज हुआ जहाँ पे कि कोई आपका स्टाफ या कोई इंटरनल पार्टी जो है वो इन्वॉल्व है और उसकी वजह से कोई फ्रॉड होता है, तो उसी को हम लोग इंटरनल फ्रॉड कहेंगे। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फ्रॉड। एक्सटर्नल फ्रॉड मतलब कोई भी थर्ड पार्टी अगर उसमें इन्वॉल्व है और उसकी वजह से कोई फ्रॉड हो रहा है और उसकी वजह से जो लॉस अराइज हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल फ्रॉड में कैटेगराइज करेंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी, यानी कि जो भी प्रैक्टिस और वर्क प्लेस सेफ्टी है, जैसे कि हमारा फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, बर्गलरी अलार्म हो गया, या फिर सीसीटीवी आपका नहीं काम कर रहा है और आपने उसको सही टाइम पे ठीक नहीं कराया, तो उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो वो हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी में उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे। क्लाइंट प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, losses arising from an unintentional or negligent feature to meet a professional obligation to specific client, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक क्लाइंट को कोई लॉस अराइज हो गया जो कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, हमारी नेग्लिजेंसी में कोई प्रोसीड्योर फॉलो नहीं हुआ और उसकी वजह से क्लाइंट को जो लॉस अराइज हुआ तो उसको हम लोग क्लाइंट प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस में इंक्लूड करेंगे। या इसमें एक चीज़ और दिया है फ्रेंड्स, और फ्रॉम द नेचर और डिज़ाइन ऑफ ए प्रोडक्ट, या किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइन जो है वो स्पेसिफिक क्लाइंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको हम लोग क्लाइंट प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है डैमेज टू फिजिकल एसेट, कि हमारा जो फिजिकल एसेट है उसको किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से या किसी अन्य इवेंट की वजह से अगर उसमें कोई लॉस अराइज होता है तो वो डैमेज टू फिजिकल एसेट में कैटेगराइज होगा। नेक्स्ट है बिजनेस डिस्ट्रप्शंस एंड सिस्टम फेल्यूर, जैसे कि कोई सिस्टम फेल हो गया या कोई बिजनेस डिस्ट्रप्शन हो गया उसकी वजह से जो लॉस अराइज होगा वो इसमें कैटेगराइज होगा। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, लॉसेस फ्रॉम फेल्ड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और प्रोसेस मैनेजमेंट फ्रॉम रिलेशन विद ट्रेड काउंटर पार्टीज एंड वेंडर्स। हम जो भी ट्रेड काउंटर पार्टीज या वेंडर्स के साथ जो भी हमारा ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप है तो वहाँ पे किसी भी फेल्ड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग या प्रोसेस मैनेजमेंट की वजह से कोई अगर लॉस अराइज होगा तो वो एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट में कैटेगराइज होगा। तो मेनली जो हमारा ऑपरेशन रिस्क जो है वो एक तो हो गया कॉज बेस्ड, दूसरा हो गया इफेक्ट बेस्ड और तीसरा हो गया इवेंट बेस्ड। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है। तो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट में बेसिल 2 में जो था ऑपरेशनल रिस्क मैनेज के लिए जो प्रैक्टिस अपनाया गया उसको कुछ प्रिंसिपल में डिफाइन किया गया। तो इन प्रिंसिपल को हम लोग क्या कहते हैं, साउंड प्रैक्टिसेस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। तो ये जो प्रिंसिपल है फ्रेंड्स मेनली 10 है, लेकिन इसमें जो 7 है, 7 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो 7 जो है वो क्या चीज पे बेसिस है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल आर रिलेवेंट एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। 7 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल से रिलेवेंट है और जो बाकी के 3 है, 3 में से 2 रेगुलेटर सुपरवाइजर से रिलेटेड है और एक जो है वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग सबको 1 बाय 1 देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या क्या है। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल 1 कहता है, और ये फ्रेंड्स जो है ये क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को दर्शाएगा, ये क्वांटिटेटिव नहीं होता, ये क्वालिटेटिव होता है। तो प्रिंसिपल 1 जो है, प्रिंसिपल 1 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
के बारे में बताया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनको हमेशा अवेयर होना चाहिए। क्या चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए? मेजर एस्पेक्ट ऑफ बैंक्स ऑपरेशनल रिस्क एज अ डिस्टिंक्ट रिस्क कैटेगरी दैट शुड बी मैनेज्ड एंड इट शुड अप्रूव एंड पीरियडिकली रिव्यू द बैंक्स ORM फ्रेमवर्क। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको हमेशा जो ऑपरेशनल रिस्क है उसको कैटेगराइज करना है और उसको मैनेज करना है ताकि वो मैनेज किया जा सके, और उसके लिए जो भी उनका पीरियडिकली रिव्यू है उसको अप्रूव करना चाहिए, और जो बैंक की ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो उसकी देखभाल करेगी और उसको जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वो बनाएगी। अभी नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल 2। प्रिंसिपल 2 क्या कहता है? The board of directors should ensure that the ORM framework is subject to effective and comprehensive internal audit by operationally independent and competent staff। यानी कि जो ORM फ्रेमवर्क है वो इफेक्टिवली और कम्प्रिहेंसिवली जो है उसका इंटरनल ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो उसको किससे करना है? ये इंडिपेंडेंट और कॉम्पिटेंट स्टाफ ही उसकी इंटरनल ऑडिट करेंगे। द इंटरनल ऑडिट फंक्शन शुड नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है वो कभी भी ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल जो है वो नहीं होगा। प्रिंसिपल 3 क्या कहता है? प्रिंसिपल 3 फ्रेंड्स सीनियर मैनेजमेंट के। अभी तक हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल 1 में देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, प्रिंसिपल 2 भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, प्रिंसिपल 3 जो है वो सीनियर मैनेजमेंट के लिए है। तो सीनियर मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ORM फ्रेमवर्क के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है। द फ्रेमवर्क शुड बी कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द होल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और उनको मेनली उनको इम्प्लीमेंटेशन देखना है फ्रेंड्स, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इम्प्लीमेंटेशन की है। नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल 4। प्रिंसिपल 4 में क्या है? Bank should identify and assess OR inherent in all material products, activities, processes and systems. Banks should also ensure that before new product, activities, processes and system are introduced or undertaken, the operational risk inherent in them is subject to adequate assessment and procedures। यानी कि बैंक अगर कोई भी नया प्रोसीड्योर या प्रोसेस या एक्टिविटी अगर लॉन्च कर रही है, कोई प्रोडक्ट अगर नया लॉन्च कर रही है, तो उसको पहले उसको एसेस कर लेना है कि उसमें कोई ऑपरेशनल रिस्क जो है वो है कि नहीं है, और है तो उसको आइडेंटिफाई करना है। प्रिंसिपल 5 क्या कहता है? बैंक शुड इम्प्लीमेंट अ प्रोसेस टू रेगुलरली मॉनिटर ऑपरेशनल रिस्क प्रोफाइल्स एंड मटेरियल एक्सपोजर टू लॉसेज। बैंक को हमेशा जो ऑपरेशनल रिस्क का मॉनिटरिंग करने का जो प्रोसेस है उसको रेगुलर इम्प्लीमेंट करना है, और उसमें कोई भी अगर मटेरियल एक्सपोजर है, कोई भी लॉस है तो उसको आइडेंटिफाई करना है। There should be regular reporting of pertinent information to senior management and the board of directors, और उसका जो रिपोर्टिंग है वो रेगुलर होना चाहिए। किसको रिपोर्ट करना है? सीनियर मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट सपोर्ट्स द प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, ताकि वो प्रोएक्टिवली जो है ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज कर सके। प्रिंसिपल 6 क्या कहता है? बैंक शुड हैव पॉलिसीज, प्रोसेसेस एंड प्रोसीड्योर टू कंट्रोल मिटिगेट मटेरियल ऑपरेशनल रिस्क। बैंक जो है उनकी पॉलिसी और प्रोसेस और प्रोसीड्योर जो है वो हमेशा पीरियडिकली रिव्यू होनी चाहिए, उनके कंट्रोल, उनकी मिटिगेशन मटेरियल जो है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रिव्यू देयर रिस्क लिमिटेशन, और पीरियडिकली उनको अपना जो है रिस्क लिमिटेशन को रिव्यू करना है, एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजी, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजी है उसको बनानी है, एंड शुड एडजस्ट देयर ऑपरेशनल रिस्क प्रोफाइल अकॉर्डिंगली यूजिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी, और जो भी ऑपरेशनल रिस्क उन्होंने आइडेंटिफाई किया है उसको जो है अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज के थ्रू कम करना या खत्म करना इन लाइट ऑफ देयर ओवरऑल रिस्क एपेटाइट एंड प्रोफाइल। तो जो प्रिंसिपल 6 है फ्रेंड्स वो मेनली जो है ऑपरेशनल रिस्क को कंट्रोल करने और मिटिगेट करने के लिए इस पे फोकस किया गया है। प्रिंसिपल 7 क्या कहता है? बैंक शुड हैव इन प्लेस कॉन्टिजेंसी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान टू इंश्योर देयर एबिलिटी टू ऑपरेट ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस एंड लिमिट लॉसेस इन द इवेंट ऑफ सीवियर बिजनेस डिस्ट्रप्शन। बैंकों के पास एक ऐसा कंटिजेंसी एंड बिजनेस कंटिन्यूइंग प्लान होना चाहिए जो कि अगर कोई सीवियर बिजनेस डिस्ट्रप्शन अगर हो जा रहा है और उसकी वजह से कोई अगर लॉस अराइज हो रहा है तो बैंक उस शॉक को भी बर्दाश्त कर सके। इस तरीके का कंटीजेंसी एंड कंटिन्यूटी प्लान जो है वो बैंकों के पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने सातों प्रिंसिपल देख लिया।
एक क्विक रिकैप लेते हैं। प्रिंसिपल 1 में जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अवेयरनेस होना चाहिए और जो भी उनका रूल्स एंड रेगुलेशन है ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज करने के लिए वो उनको पीरियडिकली रिव्यू और अप्रूव करना है। फिर प्रिंसिपल 2 में जो है जो भी उन्होंने रूल्स रेगुलेशन जो अप्रूव किए हैं उनको इंश्योर करना है कि वो इफेक्टिव हो, कम्प्रिहेंसिव हो और उनका जो इंटरनल ऑडिट है वो जो भी करे वो एक इंडिपेंडेंट एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ के थ्रू किया जाए। प्रिंसिपल 3 सीनियर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके ORM फ्रेमवर्क के इम्प्लीमेंटेशन को दर्शाता है। प्रिंसिपल 4 जो है वो असेसमेंट, जो भी ऑपरेशनल रिस्क है ऑर्गेनाइजेशन में या बैंकों में उसको असेस करना और आइडेंटिफाई करना। प्रिंसिपल 5 जो है वो उसको जो ऑपरेशनल रिस्क है उसको रेगुलर मॉनिटर करना और जो भी ऑपरेशनल रिस्क अगर हो रहा है तो उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग जो है वो अपने सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना। प्रिंसिपल 6 जो है वो ऑपरेशनल रिस्क को कंट्रोल और मिटिगेट करने की बात कहता है और प्रिंसिपल 7 जो है वो एक ऐसे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के बारे में बताता है कि बैंकों को अगर इन फ्यूचर कोई किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कोई सीवियर लॉस अगर अराइज हो तो वो उस लॉस को बेयर कर पाए, इस तरीके का कंटिन्यूटी प्लान जो है वो बैंकों के पास होना चाहिए। तो ये 7 प्रिंसिपल थे ORM के। अभी जो ORM पॉलिसी है फ्रेंड्स उसमें क्या क्या कवर होना चाहिए, तो उसमें ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस और ऑपरेशनल रिस्क असेसमेंट, मेजरमेंट एंड मेथोडोलॉजी, ये सारे एक ORM में होने चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ओवरव्यू एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा ORM है किसी भी बैंक में उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। तो फ्रेंड्स इसमें मेनली जो है सबसे पहला है वो है रोल ऑफ बोर्ड का। तो बोर्ड का मेनली क्या काम होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो ऑपरेशनल रिस्क फ्रेमवर्क है उसको मैनेज करना और इम्प्लीमेंट करना, और जो भी ORM फ्रेमवर्क के जो रिव्यू है उसको पीरियोडिकली अप्रूव करना, वो भी उनका काम है। डिफिनीशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क एंड ले डाउन द प्रिंसिपल ऑफ हाउ ऑपरेशनल रिस्क इज टू बी आइडेंटिफाइड, असेस्ड, मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड और मिटिगेटेड। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ऑपरेशनल रिस्क में क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करनी है, ऑपरेशनल रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, मॉनिटर करना है, उसे कंट्रोल करना है या मिटिगेट करना है, तो ये सारी पॉलिसीज जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अप्रूव करती है। नेक्स्ट जो है रोल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। तो कमिटी का क्या काम है, कमिटी जो है वो ऑपरेशनल रिस्क को आइडेंटिफाई करेगी और उसको कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए किस तरीके के हमारे पॉलिसी और प्रोसीड्योर्स होने चाहिए उसको फॉर्मुलेट करेगी, यानी उनको बनाएगी और क्लियर गाइडलाइंस जो है उसको सेट करेगी रिस्क असेसमेंट मेजरमेंट के लिए, और जो भी मिटिगेशन कंट्रोल जो है वो रिक्वायर है उसको वो सजेस्ट करेगी। नेक्स्ट है रोल ऑफ ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ORMD। ORMD का क्या काम है फ्रेंड्स, तो ORMD जो है वो एक नोडल डिपार्टमेंट की तरह काम करती है, जिसका काम होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करना, मैनेज करना और क्वांटिफाई करना। तो ये आइडेंटिफाई और एसेस करेगी OR को, और इनकी जो डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी ऑपरेशनल रिस्क को मॉनिटर करने के लिए जो प्रोसेस जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही से हो रही है कि नहीं, ये उनको देखना होता है। और जो भी उनको अगर किसी एक्सपोजर में कोई भी लॉस अराइज हो रहा है मॉनिटर करते वक्त, तो उसको वो रेगुलर रिपोर्टिंग करेंगे। किसको रिपोर्ट करेंगे, सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि प्रोएक्टिव मैनेजमेंट और जो कि ऑपरेशनल रिस्क की प्रोएक्टिव मैनेजमेंट है उसको सपोर्ट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है इंटरनल ऑडिट या बिजनेस फंक्शंस का। तो फ्रेंड्स इनका क्या काम है, ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करेंगे ORM फ्रेमवर्क का एज टू इट्स इफेक्टिवनेस, कि वो कितना इफेक्टिव है, और ये डिपार्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेशन करता है और ये ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोसेसेस एंड फ्रेमवर्क। तो प्रोसेसेस एंड फ्रेमवर्क में क्या क्या इंक्लूड किया गया है कि मैपिंग ऑफ प्रोसेस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल। जो भी रिस्क कंट्रोल को आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस है उसको मैप करना, कोई भी अगर सब प्रोसेस है तो उसको भी मैप करना, क्वालिटेटिव अप्रोच जो है उसको इम्प्लीमेंट करना, जिसमें कि क्या होगा, एग्रीगेटिंग एंड असेसिंग ऑफ ऑपरेशनल रिस्क होगा, क्वालिटेटिवली एनालाइज द ऑपरेशनल रिस्क, और जो ऑपरेशनल रिस्क है उसको क्वालिटेटिवली एनालाइज करना। फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्या होगा, जो भी न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस है और उसके लिए जो भी ऑपरेशनल रिस्क का जो असेसमेंट है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच में आएगा। क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या आएगा, किसी भी ऑपरेशनल रिस्क को एसेस करना और एग्रीगेट करना, और क्वांटिटेटिव अप्रोच में किसी भी न्यू प्रोडक्ट या प्रोसेस की वजह से जो भी ऑपरेशनल रिस्क है उसको एसेस करना, वो क्वांटिटेटिव अप्रोच में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस। तो रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस में क्या है, जो भी ऑपरेशनल रिस्क डेटा है उसको कलेक्ट करना, मॉनिटर करना, उसके ऊपर फीडबैक देना, जो भी डेटा जो है कलेक्ट किया गया उसको कोलेक्ट करना, और उसकी मतलब जो भी रिस्क अराइज हो रही है उस डेटा के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करना कि उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस क्या है, ये उस डेटा के थ्रू निकाला जा सकता है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लार्ज एक्सपोजर। जो भी लार्ज एक्सपोजर्स हैं उनको मॉनिटर करना और कंट्रोल करना। द मॉडलिटीज टू बी प्रिस्क्राइब्ड इन द लोन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। और जो भी आपकी मॉडलिटीज हैं ORM के लिए उसको लोन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना। इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ORM फ्रेमवर्क के को रिस्पॉन्सिव करेगी। नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा वो है ऑपरेशनल रिस्क क्वांटिफिकेशन, यानी कि ऑपरेशनल रिस्क को हम लोग कैसे क्वांटिफाई करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स बेसिल में जो है इसका जो मेन पर्पस है क्वांटिफाई करना का ऑपरेशनल रिस्क का, कि इसके बेसिस पे हम लोग कितना कैपिटल जो है वो एलोकेट करेंगे फॉर ORM। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस है कैपिटल एलोकेशन करने के लिए। पहला है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, और तीसरा है एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच। तो जो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच और स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है फ्रेंड वो इनकम जनरेटेड के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच है वो ऑपरेशनल लॉस मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच का फ्रेंड्स जो नई बुक है, ये तो पुरानी बुक है, नई बुक में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा KBIA के मतलब कैपिटल फॉर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, सिग्मा ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ फर्स्ट ईयर, और N का मतलब है हम लोग 3 इयर्स पॉजिटिव एवरेज ग्रॉस इनकम जो है वो लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम लोग अल्फा फैक्टर का जो वैल्यू है वो 15% है, डिवाइडेड बाय n यहाँ पे 1 और 2 और 3, यानी जितने ईयर का हमने एवरेज डेटा लेंगे उतना ही n की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच है यहाँ पे हम लोग जो भी डेटा लेते हैं, बैंक यूजिंग द बेसिक इंडिकेटर अप्रोच मस्ट होल्ड कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क इक्वल टू द एवरेज ओवर द प्रीवियस 3 ईयर ऑफ अ फिक्स्ड परसेंटेज 15% ऑफ पॉजिटिव एनुअल ग्रॉस इनकम। यानी कि प्रीवियस 3 इयर्स के जो पॉजिटिव एनुअल ग्रॉस इनकम है उसका हम लोग 15% जो अल्फा फैक्टर है, अल्फा फैक्टर यहाँ पे फ्रेंड्स 15% है, तो उसका 15% हम लोग लेते हैं। फिगर फॉर एनी ईयर इन विच एनुअल ग्रॉस इनकम इज निगेटिव और 0 शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर व्हेन कैलकुलेटिंग द एवरेज। तो जब हम लोग इसका 3 साल का जो एवरेज निकालेंगे फ्रेंड्स, तो वहां पे अगर किसी साल का जो प्रॉफिट है या इनकम जो है वो निगेटिव या 0 है तो उसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक्सक्लूड करेंगे। ग्रॉस इनकम इज डिफाइंड एज नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम, ग्रॉस ऑफ एनी प्रोविजंस, ग्रॉस ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फी पेड टू आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, exclude realized profit or losses from the sale of securities in the banking book, and exclude extraordinary or irregular item as well as income derived from insurance। यानी कि ग्रॉस इनकम में हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम लेंगे और नॉन
नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम लेंगे, और जो भी हमारे प्रोविजंस हैं उसका ग्रॉस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ग्रॉस, फी पेड टू आउटसोर्सिंग, अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर या आउटसोर्सिंग को हम लोग फी पेड कर रहे हैं तो उसको लेंगे, और रियलाइज प्रॉफिट या लॉस जो है जो कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज की वजह से आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं, और कोई भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या इरेगुलर आइटम है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, जैसे कि और या फिर इंश्योरेंस से कोई अगर इनकम डिराइव हो रही है तो वो भी यहाँ पे माइनस होगी फ्रेंड्स। तो ये जब हम लोग अपना केस स्टडीज का पार्ट करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको केस स्टडीज प्रोवाइड करूँगी, तो वहाँ पे आपको ये सारे जो है वो समझ में आएंगे अच्छे से फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच में क्या है फ्रेंड्स कि जो भी बैंक की एक्टिविटीज़ है उसको 8 बिजनेस लाइन में डिवाइड किया गया है, और यहाँ पे हमने बेसिक इंडिकेटर में अल्फा फैक्टर लिया था, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच में हम लोग बीटा फैक्टर लेते हैं। तो बीटा फैक्टर जो है 8 बिजनेस को जो अलाइन किए गए हैं वो है कॉर्पोरेट फिनेंस के लिए 18%, ट्रेडिंग एंड सेल्स के लिए 18%, रिटेल बैंकिंग के लिए 12%, कमर्शियल बैंकिंग के लिए 15%, पेमेंट एंड सेटलमेंट के लिए 18%, एजेंसी सर्विसेज के लिए 15%, एसेट मैनेजमेंट के लिए 12%, रिटेल ब्रोकरेज के लिए 12%। तो इसके ऊपर भी हम लोग केस स्टडीज करेंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग बीटा फैक्टर के थ्रू कैसे जो है वो कैपिटल एलोकेशन निकालते हैं। नेक्स्ट है एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच। एडवांस मेजरमेंट अप्रोच में है द रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट विल इक्वल द रिस्क मेजर्ड जनरेटेड बाय द बैंक इंटरनल ऑपरेशनल रिस्क मेजरमेंट सिस्टम यूजिंग द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्राइटेरिया फॉर द एडवांस मेजरमेंट डिस्कस्ड बिलो। यूज द AMA इज सब्जेक्ट टू सुपरवाइजरी अप्रूवल। तो AMA को यूज करने के लिए सुपरवाइजरी अप्रूवल जो है वो रिक्वायर है, और यहाँ पे हम लोग जो रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो किसके थ्रू निकालते हैं, वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो भी रिस्क जनरेट हुआ बैंकों में इंटरनल ऑपरेशनल रिस्क मेजरमेंट सिस्टम यूजिंग द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्राइटेरिया। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही क्राइटेरिया को लेकर के उसके इक्वल जो है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट डिराइव करते हैं, तो इसी को हम लोग एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच कहते हैं। तो यहाँ इसको निकालने के लिए क्या क्या हम लोग लेंगे फ्रेंड्स, इसमें पहला जो है वो दिया है जेनेरिक मेजरमेंट अप्रोच। जेनेरिक मेजरमेंट अप्रोच में जो है द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट अप्रोच इज ऑपरेटिंग प्रोफाइलिंग। द स्टेप इन्वॉल्व ऑपरेशनल प्रोफाइलिंग आर आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। सबसे पहले ऑपरेशनल रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और क्वांटिफाई करना है। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क कंसंट्रेशन हॉट स्पॉट्स रिजल्टिंग इन लोअर एक्सपोजर। और ऑपरेशनल रिस्क जो है आइडेंटिफाई करने के लिए उसके रिस्क कंसंट्रेशन के बेसिस पे उसको प्रायोरिटाइज करना। हॉट स्पॉट रिजल्टिंग इन लोअर एक्सपोजर, जो भी हॉट स्पॉट्स है वो लोअर एक्सपोजर में रिजल्ट हो जाएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ बैंक्स स्ट्रेटजी फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क बेस्ड ऑडिट। जो भी बैंक की स्ट्रेटजी है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट की, जो कि रिस्क बेस्ड ऑडिट भी हम लोग उसको बोलते हैं, उसके लिए बैंक की स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना। एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क डिपेंड्स ऑन, तो जो भी हम लोग ऑपरेशनल रिस्क को एस्टिमेट करेंगे तो वो कौन कौन से लेवल पर डिपेंड करेगी। तो पहला है एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, यानी कि उस रिस्क की जो है वो ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एस्टिमेटेड पोटेंशियल फिनेंशियल इम्पैक्ट, और ये भी एस्टिमेशन लेंगे कि इसकी वजह से जो फिनेंशियल इम्पैक्ट है वो कितना होगा। एस्टिमेटेड इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, और इंटरनल कंट्रोल्स का भी इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये 3 चीज़ें हम लोग एस्टिमेट करेंगे ऑपरेशनल रिस्क के लेवल को निकालने के लिए। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। अब ये जो तीनों है फ्रेंड्स इसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, दिस विल बी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस एंड एस्टिमेटेड लाइक्लीहुड ऑफ फ्यूचर अकरेंस। प्रोबेबिलिटी इज मैप्ड ऑन ए स्केल ऑफ 5, यानी कि ये हिस्टोरिकल अकरेंस जो हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इसमें 5 स्केल जो है वो दिए गए हैं फ्रेंड्स। क्या क्या है वो 5 स्केल, स्केल 1 to 5 यहाँ पे दिया हुआ है। पहला जो है इम्प्लाइज नेग्लिजिबल रिस्क, यानी कि जहाँ पे बहुत कम रिस्क है
वो स्केल 1, फिर थोड़ा ज़्यादा रिस्क हुआ तो 2, मीडियम रिस्क 3, हाई रिस्क 4 और वेरी हाई रिस्क 5। फिर है एस्टिमेटेड पोटेंशियल फिनेंशियल इम्पैक्ट। दिस विल बी बेस्ड ऑन सिवियरिटी ऑफ हिस्टोरिकल इम्पैक्ट एंड एस्टिमेटेड सिवियरिटी ऑफ इम्पैक्ट फ्रॉम अनफोर्सीन इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी इज मैप्ड ऑन स्केल ऑफ 5 एज मेंशन्ड अबव। यहाँ पे भी क्या है कि जो भी हिस्टोरिकल इम्पैक्ट हुआ किसी भी ऑपरेशनल रिस्क का, उसके बेसिस पे जो भी अनफोर्सीन इवेंट्स हैं उसके इम्पैक्ट की वजह से जो भी लॉस अकर होगा उसको, उसकी प्रोबेबिलिटी को निकालना। और इसको भी फ्रेंड्स 5 स्केल में मैप किया गया है। जैसे कि हम लोगों ने अकरेंस, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को यहाँ पे स्केल के थ्रू आइडेंटिफाई किया, वैसे ही फिनेंशियल इम्पैक्ट को भी 5 स्केल पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। एस्टिमेटेड इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल पे क्या इम्पैक्ट होगा? दिस विल बी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड एस्टिमेटेड इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑन रिस्क। दिस इज एस्टिमेटेड एज फ्रैक्शन इन रिलेशन टू टोटल कंट्रोल विच इज वैल्यूड एट 100%. Estimated level of operational risk is equal to estimated probability of occurrence multiplied by estimated potential financial impact multiplied by estimated impact of internal controls. तो ये तीनों को हम लोग फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क जो है वो एडवांस मेजरमेंट अप्रोच के थ्रू निकल कर आएगा। In case of hypothetical examples where probability of occurrence is equal to 2, potential financial impact is equal to 4 and impact of internal control 50%, तो हम लोग इसको estimated level of operational risk कैसे निकालेंगे? 2 multiplied by 4 और ये multiplied by 1 minus 50, क्योंकि ये परसेंट में है फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पे इसको 0.50 लिया गया है, तो 1 minus 0.50 इक्वल टू 2 और लो, यानी कि जो स्केल आएगा वो 2 पे आएगा तो उसको हम लोग लो में कैटेगराइज करेंगे। तो एडवांस मेजरमेंट अप्रोच के थ्रू जो है हम लोग ऐसे ही निकालेंगे ऑपरेशनल रिस्क। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑपरेशनल रिस्क मिटिगेशन। ऑपरेशनल रिस्क मिटिगेशन का मतलब किसी भी ऑपरेशनल रिस्क जो है उसको कम करना। तो द मिटिगेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क बेसिकली लाइज इन द क्वालिटेटिव अप्रोच इन ऑपरेशनल रिस्क फ्रेमवर्क adopted and its implementation. क्वालिटेटिव अप्रोच जो है किसी भी ऑपरेशनल रिस्क में उसको मिटिगेट करने के लिए क्वालिटेटिव अप्रोच को हम लोग लेंगे फ्रेंड्स। इंश्योरेंस कवर वेयर अवेलेबल मे प्रोवाइड मिटिगेशन ऑफ रिस्क। जैसे कि बैंकों में या कहीं पे भी अगर इंश्योरेंस कवरेज लिया गया है तो वहां पे जो है रिस्क वो कम होगा। कैपिटल अलाउंस अंडर इंश्योरेंस इज अवेलेबल ओनली वेयर advanced measurement approach has adopted estimating capital for operational risk and is subject to certain conditions. कैपिटल अलाउंस जो है वो इंश्योरेंस के लिए अवेलेबल होगा सिर्फ वहाँ जहाँ पे कि एडवांस मेजरमेंट अप्रोच जो है उसको अडॉप्ट किया गया है ऑपरेशनल रिस्क के लिए कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। अंडर द एडवांस मेजरमेंट अप्रोच ए बैंक विल बी अलाउड टू रिकॉग्नाइज द रिस्क मिटिगेटिंग इम्पैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इन द measures of operational risk used for regulatory minimum capital requirement. The recognition of insurance mitigation will be limited to 20% of the total operational risk capital charge calculated under the advanced measurement approach. तो हम लोग जब भी एडवांस मेजरमेंट अप्रोच में जहाँ पे कि इंश्योरेंस कवरेज है तो वहाँ पे कैपिटल चार्ज जो है वो 20% ऑफ द टोटल ऑपरेशनल रिस्क में तक लिमिट किया गया है, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। अ बैंक्स एबिलिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ सच रिस्क मिटिगेशन विल डिपेंड ऑन कंप्लायंस विद द फ्यू क्राइटेरिया। और बैंक जो है इसका एडवांटेज कब ले सकती है? जबकि उसने कंप्लायंस जो है वो फॉलो किया हुआ है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस में क्या है कि बेसिल 2 गाइडलाइंस ऑन सिनेरियो एनालिसिस आर एज फॉलोज। कोई भी बैंक की जो सिनेरियो एनालिसिस है वो जो यूज़ करेगी, जब भी यूज़ करेगी तो सिनेरियो एनालिसिस जो है वो बेस्ड होगी किस चीज़ पे? एक्सपर्ट ओपिनियन इन कंजंक्शन विथ एक्सटर्नल डेटा टू इवेलुएट इट्स एक्सपोजर टू हाई सिवियरिटी इवेंट्स। यानी कि एक्सटर्नल डेटा को इवेलुएट करने के लिए
कि किसी भी एक्सपोजर पे जो है हाई सिविरिटी इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट होता है, उसके बेसिस पे जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसी को हम लोग सिनारियो एनालिसिस कहते हैं। तो इन एडिशन सिनारियो एनालिसिस शुड बी यूज्ड टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द कोरिलेशन assumption embedded in the bank's operational risk measurement framework, in particular to evaluate potential losses arising from multiple simultaneous operational risk loss events। तो जब भी हम लोग सिनेरियो एनालिसिस को यूज करेंगे तो यहाँ पे जो भी डेविएशन है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है किसी भी बैंक के ऑपरेशनल रिस्क में, किसी भी बैंक के ऊपर ऑपरेशनल रिस्क का क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका हम लोग एसेस करेंगे। लेकिन उसको एसेस करने का जो मेथड है फ्रेंड्स, उसमें हम लोग उसको इवेल्युएट करेंगे। कहाँ, किस चीज़ से इवेल्युएट करेंगे? जो भी मल्टीपल साइमल्टेनियस ऑपरेशनल रिस्क लॉस इवेंट्स हैं उसके बेसिस पे हम उसको इवेल्युएट करेंगे और एसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो ऑपरेशनल रिस्क का टॉपिक है उसका पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।